नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम MHD 5 का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे। इससे पहले की वीडियो में हम यूनिट 1 के कई टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे यूनिट 1 का टॉपिक नंबर 1, कविता क्या है, नई बहस का आरंभ। इसको हम समझेंगे। बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रयोगवादी तथा नई कविता के कवियों, आलोचकों ने काव्य को नए ढंग से परिभाषित किया है। संवेदनशीलता को निर्मिति का रूपाकार देने वाली रचनात्मकता पर विचार करते हुए उन्होंने कहा कि काव्य के मूल में मानवीय संवेदना की सक्रियता है। मानवीय यथार्थ की तरह मानवीय संवेदना भी गतिशील, परिवर्तनशील है। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया कि जो नए ज़माने के कवि या लेखक हैं, उन्होंने क्या किया, कविता को देखने का नज़रिया अपना बदल दिया था। ये कहते थे कि कविता वो सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर की जो भावनाएं होती है वही कविता है। इन्होंने क्या किया, एक नया रूप देना ही एक असली कलाकारी समझी कविता को। तो जैसे जैसे हमारा जीवन और हमारे जीवन की जो सच्चाई है वो बदलती रहती है, ठीक वैसे हमारी भावनाएं भी बदलती रहती है, और कविता भी वो इन्हीं बदलती हुई भावनाओं को दिखाने का प्रयास करती है। युग परिवेश की नवीनता काव्य चिंतन के पूरे परिप्रेक्ष्य को बदल देती है। कवि चिंतक अज्ञे ने बदले हुए रागात्मक संबंधों की बात उठाई। परिवेश के साथ भावना तथा चेतना में परिवर्तन हुआ है। उसने पुराने संस्कारगत रागात्मक संबंधों को बदल दिया है। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जब हमारे आसपास का माहौल बदलता है तो कवि का जो सोचने का तरीका होता है उसमें भी बदलाव आता है। जैसे कि कवि अज्ञे रहे, इनका ये मानना था कि हमारे अपनों से जुड़ने और प्रेम करने का जो तरीका है वो अब बदल गया है। पुरानी सोच और नई तरीके वो अब पीछे छूट गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नए माहौल के साथ हमारी भावनाएं और सोचने की शक्ति भी अब बदलने लगी है। इसे एक एग्जाम्पल से समझे। जैसे कि पहले के समय में चिट्ठियों के जरिए हमें लगाव महसूस होता था, लेकिन आज का ये जो डिजिटल दौर है, इसमें क्या है, भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका पहले जैसा नहीं रहा, वो बदल गया है। ठीक इसी प्रकार से कविता उसको रचने का तरीका और उसकी भावनाएं वो हमें बदलती हुई दिखाई देती है। अज्ञे के कथन में वागार्थ प्रतिपत्ति की आकांक्षा रही है, जिसे कालिदास से प्रेरणा ग्रहण कर उन्होंने तार सप्तक की भूमिका में उठाया है। रघुवीर सहाय के काव्य संकलन सीढ़ियों पर धूप में की कविता में अज्ञे ने कहा, काव्य सबसे पहले शब्द है और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। अब क्या हुआ, अज्ञे जी जो थे, इन्होंने क्या किया, कालिदास से प्रेरणा ली थी और इसी प्रेरणा के आधार पर इन्होंने तार सप्तक की यहाँ पर बात कही है। इन्होंने बताया कि शब्द और उसका जो अर्थ है, इन दोनों का सही तालमेल होना चाहिए। यहाँ पर रघुवीर सहाय की एक रचना है जिसका नाम है सीढ़ियों पर धूप में। इसकी भूमिका वो अज्ञे जी ने लिखी और उन्होंने बताया कि कविता वो सबसे पहले शब्द है और आखिर में वही शब्द ही रहता है। यानी कि एक कवि उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अगर हम देखें तो वो शब्द होती है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि जो एक चित्रकार है, उसके लिए रंग वो उसकी पूरी दुनिया होते हैं, वैसे ही कवि के लिए शब्द वो उसकी सबसे बड़ी पहचान और उसकी ताकत होते हैं। सारे कवि धर्म इसी परिभाषा से निश्रित होते हैं। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृति बनाती है। ध्वनि, लय, छंद आदि के सभी प्रश्न इसी में से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि एक कवि उसका सबसे बड़ा धर्म अगर हम देखें और उसके कर्तव्य देखें तो वो शब्दों की गहराई को समझना है। यानी कि अगर कवि को शब्दों का सही ज्ञान है तो उसे पता है कि किस शब्द का क्या गहरा अर्थ निकलेगा, और तभी वो एक अच्छी रचना कर सकता है। कविता वो हमारी आवाज़, ध्वनि और मात्राओं का हिसाब रखती है, और ये सब वो शब्दों के अंदर से ही पैदा होते हैं। इसीलिए उन्होंने शब्दों को सबसे ज़्यादा महत्व का स्थान दिया है, क्योंकि शब्दों में हमारी ध्वनि, लय और छंद ये सब समा जाते हैं। इतना ही नहीं, सारे सामाजिक संदर्भ भी यही निकलते हैं। इसी में युग संपृक्ति का और कृतिकार के सामाजिक उत्तरदायित्व का हल मिलता है या मिल सकता है। नई कविता के दौरान दो बातों पर बहस छिड़ गई, नया क्या है और कविता क्या है। नया क्या है से ज़्यादा जीवित प्रश्न था, कविता क्या है। जगदीश गुप्त ने कहा, ये दोनों प्रश्न परस्पर संबद्ध और एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि कविता में नवीनता की उत्पत्ति वस्तुतः सच्ची कविता लिखने की आकांक्षा से उत्पन्न होती है।
जो कथन सृजनात्मकता तथा संवेदनशीलता से रहित हो उसे किसी भी स्तर पर कविता नहीं कहा जा सकता। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जो समाज है, इस समाज की जितनी भी बातें या जिम्मेदारी है वह सब जो है कविता के शब्दों के जरिए ही हमारे सामने आती है। नई कविता के दौर को अगर हम देखें तो वहाँ पर मुख्य रूप से हमें दो सवाल उठते हुए दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि नया क्या है और दूसरा ये कि कविता क्या है। ये सवाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पन्न हुए। इस पर जो है जगदीश गुप्त ने कहा, बहुत खूबसूरती से हमें समझाया कि ये दोनों ही सवाल जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई कवि पूरी ईमानदारी से एक सच्ची कविता लिखने की कोशिश करता है तो उसमें नयापन अपने आप ही आ जाता है। इसका एक उदाहरण समझे कि जैसे अगर आप कोई बात पूरी सच्चाई और गहराई से कहते हैं तो बात सुनने वाले को जो है अपने आप ही वो बात अनोखी और नई लगती है। इसी तरह सच्ची कविता जो है वो असल में नएपन को जन्म देती है। आगे देखें। पर जगदीश गुप्त ने कविता की परिभाषा देते समय सृजनात्मकता शब्द को जाने क्यों छोड़ दिया। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, कविता सहज आंतरिक अनुशासन से युक्त अनुभूति जन्य सघन लयात्मक शब्दार्थ है जिसमें सह अनुभूति उत्पन्न करने की यथेष्ट क्षमता निहित रहती है। अब क्या हुआ कि जगदीश चंद्र गुप्त ने अपने जो परिभाषा दी थी उसमें इन्होंने क्या किया, सृजनात्मकता शब्द का जो है इस्तेमाल नहीं किया गया था। इनकी जो परिभाषा है इसका अगर हम मतलब देखें तो वो निकलता है कि कविता जो है वो हमारे अंदर की किसी गहरी अनुभूति से निकलती है और ये शब्द और अर्थों का ऐसा मेल है जिसमें हमें लय देखने को मिलती है और इसमें इतनी ताकत होती है कि जो भी इसे पढ़े उसे भी वही एहसास होने लग जाता है जो कि कवि को हुआ था और इसी को हम सह अनुभूति कहते हैं। इसी परिभाषा को स्पष्ट करते हुए आगे कहा, यथेष्ट शब्द कवि और पाठक दोनों के इष्ट को अपना अर्थ व्याप्ति में समाहित किए हुए है, क्योंकि मैं कविता के विषय में कवि के निर्णय को ही अंतिम निर्णय न मानकर श्रोता या पाठक द्वारा उसकी मान्यता को अनिवार्य समझता हूँ। परिभाषा पर आपत्ति उठाते हुए कविता के नए प्रतिमान, इसमें कविता क्या है निबंध में नामवर सिंह ने कहा, डॉक्टर जगदीश गुप्त अपनी काव्य परिभाषा में वह तत्व भूल गए हैं जिसे नई कविता के हिंदी काव्य परंपरा से जोड़ा है। इसीलिए अनुभूति तो उन्हें याद रह गई लेकिन सृजनात्मकता भूल गई। अब यहाँ पे हमें बताया गया कि जगदीश गुप्त ने ये जो परिभाषा दी इसकी एक कमी ये रह गई कि इसमें अगर हम देखें तो जो छायावादी कविता है और जो आज की नई कविता है इन दोनों के जो बीच का अंतर है उसे हमें साफ और स्पष्ट शब्दों में यहाँ पर नहीं बताया। यहाँ पर हमें सह अनुभूति का मतलब जो है वो सिर्फ रस का आनंद लेना ही नहीं बल्कि आज के दौर की जो नई समस्याएं हैं या फिर नए एहसास है उसे महसूस करना है। यानी कि कविता का जो मकसद है वो अब केवल मनोरंजन या रस देना या आनंद देना नहीं रह गया बल्कि आज के समय में कविता का उद्देश्य जो है जमाने की जो सच्चाई है या समाज की जो सच्चाई है उसको बहुत ही गहराई से महसूस करवाना कविता का विषय जो है वो बन गया है। इसीलिए इस परिभाषा की सबसे बड़ी सीमा है कि यह छायावादी अनुभूति और नई कविता की नई अनुभूति में फर्क करके नहीं चलती। सह अनुभूति तथा सघन लयात्मकता शब्दों में विचार भंगिमा का नयापन है। यह सह अनुभूति रसानुभूति का पर्याय न होकर नवीन काव्यानुभूति का पर्याय है। अतः यह अनुभूति का प्रश्न रसानुभूति के विरोध में उठाया गया। आगे देखें। श्री लक्ष्मीकांत वर्मा नई कविता के प्रसिद्ध सिद्धांतकार और कवि हैं। इनके विचार से कविता आत्मपरक अनुभूति की रागात्मक अभिव्यंजना है और नई कविता लघु मानव के लघु परिवेश की सच्ची अभिव्यक्ति। कविता का लघु मानव से क्या संबंध है, इस संबंध पर वाद विवाद हुआ और लघु मानव को सहज मानव मानने पर जो है आपत्ति उठाई गई। अब हमारे सामने एक और लेखक आते हैं जो कि नई कविता के न सिर्फ लेखक हैं बल्कि कवि भी हैं, जिनका नाम है लक्ष्मीकांत वर्मा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मुख्य रूप से दो बातें कही थी। इनका पहला तो ये कहना था कि कविता जो है वो हमारे अपने अंदर के एहसासों को प्रेम और लय के साथ व्यक्त करना है। वही ये दूसरी बात कहते हैं कि नई कविता जो है ये हमें लघु मानव की सच्चाई या उनकी सच्ची कहानी के बारे में बताती है। लघु मानव कहते हैं कि जब किसी आम इंसान के हर छोटे छोटे दुख या उसकी खुशियों को कविता में लिखना तो वो लघु मानव कहलाता है। हालांकि ये जो लघु मानव है इस शब्द को लेकर भी विद्वानों के बीच हमें बहुत बहस देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए उनका मानना ये था कि हम आम इंसान को सिर्फ लघु मानव ही कहना क्यों सही समझे, इसे हम सहज मानव भी तो कह सकते हैं। तो इस बात पर जो है हमें विद्वानों में बहस देखने को मिलती है।
गजानन माधव मुक्तिबोध को लघु मानव सिद्धांत में अमेरिकी शीत युद्ध की छाया के दर्शन हुए। लेकिन नई कविता के प्रबल व्याख्याकार सिद्धांतकार कविवर विजयदेव नारायण शाही ने लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस नामक लंबा खेल लिखकर छायावाद और नई कविता की अनुभूति को स्पष्ट किया। अब क्या हुआ कि एक और कवि हमें देखने को मिलते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध। इन्होंने क्या किया, लघु मानव वाली जो बात रही, इसमें हमें राजनीति की झलक इन्होंने दिखा दी। लेकिन वही जब हम विजयदेव नारायण शाही की बात करें, जो कि एक बहुत मशहूर लेखक हैं, उन्होंने कहा कि लघु मानव के बहाने जो है हिंदी कविता पर एक बहस चल रही है, इस पर उन्होंने एक लेख लिख दिया। इस लेख के जरिए उन्होंने क्या किया, बहुत अच्छे से हमें ये समझाया कि पुराने ज़माने की यानी कि जो छायावाद की कविता है वो आज की नई कविता के एहसासों में क्या फ़र्क रखती है, यह हमें विजयदेव नारायण शाही ने बताया। गिरिजा कुमार माथुर ने कहा कि नई कविता का तो लक्षण वही है कि वह अत्यंत जटिल अनुभवों को अत्यंत सहज और सर्वग्राह्य रूप से व्यक्त करती है और जटिलताओं को पचाकर उसमें सार्वजनीन सत्य का असल तत्व निकालती है। इस प्रकार कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है, पर नई कविता का कवि यह नहीं भूलता कि उसे इन जटिल संवेदनाओं को संप्रेषणीय बनाना है। इसीलिए विभावादि के साधारणीकरण का प्रश्न उसके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। अब क्या हुआ, गिरिजा कुमार माथुर जो कि एक कवि हैं, इनका मानना ये था कि अगर हम नई कविता की असली पहचान देखें तो वो ये निकलती है कि वह मुश्किल से मुश्किल जो हमारे अनुभव होते हैं उसको इतने आसान तरीके से कह देती है कि हर कोई जो है आसानी से ये बात समझ सके। कविता का काम जो है वो जीवन की उलझनों को सुलझाकर उसमें एक वह सच बाहर निकालना है जो कि सबके काम आ सके। तो आखिर में इस प्रकार से क्या हुआ, ये बताया गया कि भले ही आज की जो कविता है इसमें हमें उलझी हुई भावनाएं देखने को मिलती है, लेकिन अगर हम कवि का असली मकसद देखें तो वो है कि उन बातों को सभी लोगों तक पहुंचाना। कवि जो है वो ऐसे बिंब या चित्रों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि कविता सबको अपनी लगने लगती है। यानी कि जो कविता है वो सिर्फ कवि के मन तक नहीं रहती, बल्कि वो आम जनता तक भी जो है बहुत आसानी से पहुंच जाती है। आगे देखें, कुंवर नारायण ने तीसरा सप्तक के कवि वक्तव्य में कहा कि कविता मेरे लिए कोरी भावनुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रोण प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। इस काव्य परिभाषा में रोमांटिक दृष्टि का विरोध और एंटी रोमांटिक दृष्टि का समर्थन है। अब कुंवर नारायण आए जो कि हमें तीसरे सप्तक के कवियों में देखने को मिलते हैं। इनका कहना था कि कविता का मतलब सिर्फ रोना धोना या फिर हमें कोरी भावुकता देखने को नहीं मिलता, बल्कि हमारे आसपास की जो भी सच्चाई है उसे एक समझदारी भरे तरीके से महसूस करना या लिखना जो है असली कविता कहलाता है। यहाँ पे जो कुंवर नारायण है वो पुरानी रोमांटिक सोच का विरोध कर रहे हैं जो कि सिर्फ कल्पनाओं को जो है अपनी रचनाओं में स्थान देने का काम करती थी। आगे देखें, प्रश्न उठता है कि मार्मिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है। तात्पर्य वही है जिसे अज्ञेय ने वास्तविकता के बदलते संदर्भों की बात उठाकर नए रागात्मक संबंधों की प्रामाणिकता के विकास की तथ्यगत स्थिति कहा है। अर्थात कविता भावना नहीं है, वह बुद्धि प्रेरित व्यापार है। वह अब हृदय की मुक्तावस्था न होकर बुद्धि की मुक्तावस्था है। अब यहाँ पे बताया गया कि यहाँ सवाल ये उठा कि इस मार्मिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या है। तो अगर हम इसका मतलब देखें तो इसका सीधा अर्थ निकलता है जो कि अज्ञेय ने बताया। इन्होंने कहा कि जैसे जैसे दुनिया बदलती रहती है ठीक उसी तरह हमारे रिश्ते और हमारी भावनाओं का जो जुड़ाव है उसका तरीका भी बदलता रहता है। इसलिए अब जो कविता है वो केवल एक दिल बहलाने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि यह बुद्धि का काम करती है। यानी कि अब कविता जो है वो दिल से ज़्यादा दिमाग और समझदारी से लिखी जानी चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। केदारनाथ सिंह ने कहा, कविता अपने अनावृत रूप में केवल एक विचार, एक भावना, एक अनुभूति, एक दृश्य और इन सबका कलात्मक संगठन है। केदारनाथ सिंह की इस काव्य परिभाषा में इनकी बिंबवादी दृष्टि ध्वनित होती है। ज़्यादा ध्यान वह बिंब पर देते हैं, कविता में सबसे ज़्यादा ध्यान वह बिंब पर देते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं केदारनाथ सिंह। इन्होंने कहा कि कविता जो है वो असल में क्या है, इस पर इन्होंने बात की और इन्होंने बताया कि कविता एक विचार है, एक गाना है, एक एहसास है और आंखों के सामने दिखाई देने वाला एक दृश्य है। इन सभी को केदारनाथ सिंह ने जो है कविता कह दिया।
इन्होंने बताया कि जब हम इन सबको एक कला के रूप में जोड़ देते हैं तो वही विचार हमारे जो है वो कविता बन जाती है। इनकी इस बात से ये पता लगता है कि बिंब पर ये जो है बहुत जोर देते थे, यानी कि ऐसी कविता जिसे पढ़कर आंखों के सामने जो है हमें एक तस्वीर बनती हुई दिखाई दे जाए, ये उस पर जोर देते थे। आगे देखें, विजयदेव नारायण शाही ने कविता को कवि भावनाओं तथा परिवेशगत संघर्ष की उपज माना। उन्होंने स्वीकार किया कि यह संघर्ष पहले भी था, लेकिन पुराना कवि अधिक विदग्ध था। वह इस संघर्ष से बचने के उपाय जानता था, वह मानसिक तनावों से बच जाता था, लेकिन आज का कवि अपने परिवेश के साथ द्वंद्वमय स्थिति में है। अब इस बहस में आ जाते हैं विजयदेव नारायण शाही, और इन्होंने बताया कि कविता जो है वो कवि की अपनी भावनाओं, साथ ही साथ उसके आसपास का जो माहौल होता है उसके बीच के जो टकराव है उससे पैदा होती है। इन्होंने ये बताया कि एक बहुत ज़रूरी बात अगर हम देखें तो वो ये निकलती है कि संघर्ष तो पहले भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन जो पुराने ज़माने के कवि होते थे वो इतने चालाक थे कि वो इस मानसिक तनाव से बचने का हमेशा रास्ता ढूंढते थे। तो इन्होंने जो है इस पर ज़्यादा बात नहीं की। मगर अगर आज के कवि की हम बात करें तो वो ऐसा नहीं करते। आज के जो कवि है वो अपने माहौल की जो मुश्किलें हैं और जो उलझनें हैं उनसे सीधा टकराने का काम करते हैं। नए परिवेश के कारण ही अनुभूति की जटिलता और संवेदनात्मक उलझावों का समावेश बढ़ा हुआ है, और यही आज की कविता का मूल आंतरिक तत्व है। शाही जी ने शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट शीर्षक लेख में कहा, न सिर्फ कविता का कलेवर बदलता है बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में भी फर्क आ गया है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें समझाया कि आज की जो दुनिया है वो बहुत बदल गई है, इसीलिए जो हमारे एहसास हैं और जो हमारी जटिलताएं हैं वो भी हमें बढ़ी हुई दिखाई देती हैं। इन्होंने शमशेर बहादुर सिंह की कविता पर जो है एक लेख लिखा था, जिसमें इन्होंने कहा कि आज की जो कविता है वो सिर्फ बाहर से नहीं बदलती, बल्कि जिस गहराई और जिस तरीके से कवि महसूस करता है उसी एहसास को पूरी बनावट से यहाँ पर ये हमें बदलती हुई दिखाई देती है। इसे उदाहरण से समझे कि जैसे पहले के लोग क्या करते थे, बहुत सादगी से खुशी महसूस कर लेते थे, लेकिन आज के दौर में क्या होता है, खुशी के साथ साथ मन में हमें भविष्य की चिंताएं भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ हमें बहुत तरह के तनाव भी हमें देखने को मिलते हैं। तो यही जो है आज के एहसास की बनावट है जो हमें आज की कविताओं में देखने को मिलती है। आगे देखें, चेतना का जो तत्व काव्यानुभूति के आवश्यक अंग में दिखते हैं उसमें से कुछ अनुपयोगी या असार्थक दिखने लगे। कुछ अन्य जो पहले अनावश्यक या विरोधी लगते थे काव्यानुभूति के केंद्र में आ गए, और कुल मिलाकर काव्यानुभूति और जीवन की काव्येतर अनुभूतियों में जो रिश्ता दिखता था वह रिश्ता भी जो है बदल गया। अब यहाँ हमें बताया गया कि पहले जो बातें हमें कविता के लिए बहुत ज़रूरी लगती थी अब वो बातें किसी काम की नहीं है, और जो बातें हमें पहले बेकार लगती थी आज के समय वो बातें कविता के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गई है। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि हमारी जो असल ज़िंदगी है उसके अनुभवों और कविता के अनुभवों के बीच हमें बहुत पुराना रिश्ता देखने को मिलता है, और वो पूरी तरह से यहाँ पर हमें बदलता हुआ दिखाई देता है। शाही जी की इस बात को ग्रहण करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा कि अनुभूति की बनावट की भिन्नता को समझे बिना छायावादी स्वानुभूति और नई कविता की अनुभूतिगत भिन्नता को स्पष्ट नहीं कर सकते। यही कारण है कि नई कविता छायावाद के समान ही अनुभूति पर बल देते हुए भी भावों की शाश्वतता के प्रति उतनी आश्वस्त नहीं है। अब यहाँ बात करते हैं नामवर सिंह की। तो जो डॉक्टर नामवर सिंह रहे इन्होंने क्या किया, विजयदेव नारायण शाही की बातों का समर्थन किया, और साथ ही साथ इन्होंने ये कह दिया कि जब हम एहसासों के इस बदलाव को नहीं समझेंगे तब तक हमारी जो छायावादी कविता है और जो आज की नई कविता है इसके बीच हम अंतर ही नहीं देख पाएंगे। इसीलिए छायावाद में कवियों को अपनी भावनाओं पर पूरा भरोसा था, लेकिन आज की जो नई कविता है ये भावनाओं को हमेशा ही अशाश्वत यानी कि हमेशा रहने वाला नहीं मानती, क्योंकि आज की जो भावना है वो हमें पल पल हर परिस्थिति में बदलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए नए कवि अनुभूति से अधिक अनुभूति के परिवर्तन संदर्भ पर अधिक बल देते हैं। स्पष्टता उनका यह बल रागात्मक संबंधों पर है। अपने निष्कर्ष पर प्रामाणिकता की मुहर लगाने के लिए नामवर जी को अज्ञेय याद आए। क्यों याद आए यह अलग से विचारणीय प्रश्न है, पर अज्ञेय का वक्तव्य उन्होंने उद्धत किया। यह कहा जा सकता है कि हमारे मूल राग विराग नहीं बदलते, प्रेम अब भी प्रेम है और घृणा अब भी घृणा। अब क्या हुआ, नामवर सिंह ने यह बताया कि आज का जो कवि है वो सिर्फ एहसास
पर बात नहीं करता, बल्कि वो आज के संदर्भ को भी ध्यान में रखता है, जिसकी वजह से जो है हमें यह एहसास पैदा हुआ दिखाई देता है। अब अज्ञे जी ने एक बात कही थी कि भले ही हमारे अंदर का प्रेम और जो नफरत है आज भी वही है, यानी कि इंसान जो है, इंसान की जो बेसिक इमोशंस है वो नहीं बदलते, बस बदलती क्या है, उनकी परिस्थितियां और उन्हें महसूस करने का तरीका। ये कहा अज्ञे ने। यहाँ पर आगे देखें, यह साधारणतया स्वीकार किया जा सकता है, पर वह भी ध्यान रखना होगा कि राग वही रहने पर भी रागात्मक संबंधों की प्रणालियां बदल गई है और कवि का क्षेत्र रागात्मक संबंधों का क्षेत्र होने के कारण इस परिवर्तन का कवि कर्म पर बहुत गहरा असर पड़ा है। जैसे जैसे बाह्य वास्तविकता बदलती है, वैसे वैसे हमारे रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियां भी बदलती है, और अगर नहीं बदलती तो उस बाह्य वास्तविकता से हमारा संबंध टूट जाता है। आगे समझ रहे थे कि पश्चिम में सृजन प्रयोग चिंतन की जो नई सोच शुरू हुई, उसका मूल स्वर रोमांटिक भावबोध के विरोधी है। अब यहाँ पे हमें बताया गया अज्ञे के बारे में। अज्ञे ये कहते थे कि भले ही इंसान के अंदर का जो प्रेम या फिर हम कहें नफरत वो वही रहे, लेकिन दुनिया के प्रति जो उसका लगाव करने का या उसे महसूस करने का तरीका होता है वो बदल जाता है। वह बताते हैं कि जैसे जैसे बाहर की दुनिया बदलती है, वैसे वैसे ही रिश्ते निभाने और भावनाओं को महसूस करने का जो तरीका है वो भी बदलने लगता है। तो अगर हम पुरानी सोच से ही चिपके रहेंगे तो आज के समय की जो असली दुनिया है उससे हम कटने लग जाएंगे। अज्ञे को ये समझ आ गया था कि पश्चिम की जो नई सोच है वो पुरानी रोमांटिक और बनावटी बातों का अब विरोध करने लगे थे, क्योंकि ये पश्चिम की नई सोच को समझने लगे थे। इसे एग्जाम्पल के साथ समझे कि अज्ञे ने क्या कहा यहाँ पे। इन्होंने कहा कि जैसे पुराने के समय में हमें प्रेम को जताने के लिए लोग क्या करते थे, सालों का इंतजार करते थे, लेकिन आज के समय में क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया पर बातचीत करते हैं, तो उनके प्रेम को जताने के तरीके भी आज के समय में बदल गए हैं। ठीक इसी प्रकार से आज के समय में जो कविता बताने के भाव हैं वो बदल गए, लेकिन जो उसका मूल आधार है वो बिल्कुल पहले जैसा ही है। स्वयं टी.एस. इलियट का पूरा स्वर एंटी रोमांटिक है। उनकी काव्य परिभाषा इसका प्रमाण है। इलियट कहते हैं कि कविता व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, वरन व्यक्तित्व से पलायन है। यह परिभाषा रोमांटिकों के आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत का सीधा निषेध करती है और कविता के निर्व्यक्तिकता सिद्धांत की स्थापना। व्यक्तित्व से पलायन का अर्थ है स्व पर की भेद बुद्धि से मुक्त हो जाना। इसे ही भारतीय काव्य शास्त्र में निज मोह संकट निवारणता कहा जाता है। अब यहाँ पे बात की गई है टी.एस. इलियट की। टी.एस. इलियट जो थे वो भी इस नई सोच के हमें समर्थक दिखाई देते हैं। उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी कविता की एक परिभाषा दी और बताया कि कविता जो है वो कवि के अपने व्यक्तित्व को दिखाना नहीं होता, बल्कि उससे दूर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि कविता जो है वो सिर्फ कवि के अपने निजी दुख और सुख की कहानी नहीं होती, बल्कि ये ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर हर इंसान को लगे कि यह उसकी अपनी कहानी है। और भारत में इसी बात को जो है साधारणीकरण कहा जाता है, यानी कि अपनी छोटी सोच से ऊपर उठकर सबके बारे में सोचना। ये साधारणीकरण का यहाँ पर अर्थ बताया गया है। अब आगे देखें, टी.एस. इलियट तथा आई.ए. रिचर्ड्स के काव्य चिंतन में नई समीक्षा के बीज हैं। न्यू क्रिटिसिज्म ने माना कि कविता एक शाब्दिक निर्मिति है, वर्बल आइकॉन है, इसीलिए काव्य भाषा को आधार बनाकर कविता पर विचार हुआ। अब आते हैं आगे की समीक्षा पर। तो नई समीक्षा की जो शुरुआत है उसे करने वाले विद्वानों को देखें तो उसमें हमें टी.एस. इलियट और आई.ए. रिचर्ड्स जो हैं दिखाई देते हैं। इनका मानना था कि कविता जो है वो शब्दों से बनी हुई एक सुंदर मूर्ति या फिर हम कहें कि आइकॉन की तरह है। जैसे हम किसी मूर्ति को देखकर जो है उसकी बनावट समझते हैं, वैसे ही कविता को समझने के लिए उसमें इस्तेमाल किए गए शब्दों और भाषाओं पर ध्यान देना जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। नई समीक्षा में चिंतन का केंद्र कवि नहीं है, कविता है। कविता की पाठ विश्लेषण प्रक्रिया है, काव्य भाषा है, कलाकृति है। काव्य भाषा को आधार बनाकर कविता पर जॉन को, क्रो रैनसन, एमसन, एलन टेट, पॉल वेलरी, माइकेल रॉबर्ट्स, क्लिंस ब्रुक्स आदि ने कहा कि कविता भाषा की संभावित क्षमताओं का सघन है। अब यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर ये जो विद्वान रहे वो ये कह रहे हैं कि जब हम किसी कविता को परखते हैं
तो हमें यह बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए कि लिखने वाला कवि कौन है या कवि का जीवन कैसा है, बल्कि कविता को परखने के लिए हमें कविता और उसकी भाषा पर ध्यान देखना चाहिए। जैसे हम कोई अच्छी पेंटिंग देखते हैं तो क्या करते हैं, हम पेंटर की बजाय उस पेंटिंग की सुंदरता को देखते हैं और उस पर मंत्रमुग्ध होते हैं। वैसे ही कुछ लेखकों ने ये बताया कि असल में कविता जो है वो भाषा की उन शक्तियों का मेल है जो कि शब्दों को एक खास तरीके से जोड़कर बनाई जाती है। इसीलिए कविता को परखते हुए हमें कवि को या उसके जीवन को न देखकर केवल उसके शब्दों और उसकी रचनाओं को या उसकी रचनात्मक जो कलाएं होती है उसे देखना चाहिए। कविता के अर्थ संधान की मूल समस्या भाषा की समस्या है। हिंदी आलोचना में न्यू क्रिटिसिज्म के पुरोधा हैं अज्ञे। उन्होंने अपने अनेक लेखों कविताओं में यह बात बार बार दोहराई कि काव्य शब्द हैं। शब्द का संस्कार ही कृतिकार को कृति बनाता है। अज्ञे के इस विचार को डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भाषा और संवेदना अज्ञे आधुनिक रचना की समस्या में उठाया है कि काव्य शब्द है और कविता को परखने का सर्वाधिक प्रामाणिक प्रतिमान है काव्य भाषा। डॉक्टर शाही, डॉक्टर चतुर्वेदी तथा रमेश चंद्र शाह ने काव्य भाषा के इसी पक्ष का समर्थन किया है। अब यहाँ पे बताया गया कि कविता का असली अर्थ समझने के लिए अगर हम सबसे बड़ी चुनौती देखें तो हमें भाषा दिखाई देती है। हिंदी साहित्य में ये जो विचारधारा है इसको लाने वाले जो मुख्य कवि हैं वो अज्ञे माने जाते हैं। अज्ञे का कहना था कि कविता और कुछ भी नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ शब्द हैं। एक लेखक कितना महान है ये बात इस बात पर निर्भर करती है कि वह शब्दों का जो इस्तेमाल है वो कितने अच्छे तरीके से कर रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आए जिन्होंने अज्ञे की ये जो बात थी इसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर हमें किसी कविता की जांच करनी है तो इसके लिए वह कितनी अच्छी है इसका पैमाना हमें उसकी भाषा को बनाना होगा। जब हम भाषा और कवि की भावनाओं को आपस में मिला देते हैं तभी हम एक श्रेष्ठ कविता बनी हुई देखते हैं। इस बात को जो है डॉक्टर शाही और डॉक्टर रमेश चंद्र शाह ये दोनों भी ऐसे ही मानते हैं। तो इन तीनों विद्वानों ने क्या किया, अज्ञे की इस बात का समर्थन हमारे सामने किया है। नए काव्य सिद्धांत के इस दौर में छायावाद के आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने कविता क्या है शीर्षक लेख लिखा। इस लेख में डॉक्टर नगेंद्र के छायावादी काव्य संस्कार उभयकर सतह पर आ गए। रस सिद्धांत को काव्य का शाश्वत काव्य प्रतिमान मनवाने के चक्कर में उन्होंने अज्ञे की कविता सोन मछली का रस सिद्धांत के संदर्भ में व्याख्या की। अब क्या हुआ, डॉक्टर नगेंद्र आते हैं जो कि छायावाद के हमें सबसे बड़े आलोचक दिखाई देते हैं। इन्होंने एक लेख लिखा जिसका नाम था कविता क्या है। इस लेख में डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया, इस बात को साबित किया जो कि अज्ञे ने बताई थी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अज्ञे की ही एक कविता है सोन मछली, इसको चुना और ये बताने की कोशिश की कि इस आधुनिक कविता में जो है रस सिद्धांत को किस प्रकार से देखा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि सोन मछली कविता का शब्दार्थ मर्म अज्ञे स्वयं प्रतीक और सत्यान्वेषण टिप्पणी में समझा चुके थे। रस सिद्धांत का खंडन करते हुए वह कह चुके थे कि रस का आधार था अद्वंद और चित्त की समाहिति, जबकि नई कविता का आधार है तनाव द्वंद। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब डॉक्टर नागेंद्र ने व्याख्या करी थी तो उससे पहले ही अज्ञे ने क्या किया था, इस पर खुद ही टिप्पणी कर दी थी। अपनी इस टिप्पणी में इन्होंने प्रतीक और सत्यान्वेषण का जो असली मतलब है वो समझाया था। अज्ञे का ये मानना था कि जो पुराने रस सिद्धांत है इनका अगर हम आधार देखें तो वो श्रद्धा और मन की शांति है, लेकिन जब हम नई कविता का आधार देखते हैं तो उसमें हमें आज के दौर का तनाव और आज के समय जो मन में उलझने चल रही है वो ये सब दिखाई देता है। यानी कि पुरानी और नई कविता का आधार जो है वो हमें अलग अलग दिखाई देता है। आगे देखें, अब यहाँ पर जो है हमें अज्ञे की जो कविता है सोन मछली इसकी कुछ पंक्तियां दी गई है। इन पंक्तियों को देखते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। हम निहारते रूप कांच के पीछे हाँप रही है मछली, रूप तृष्णा भी और कांच के पीछे है जिजीविषा। अब इन पंक्तियों को हम समझना चाहे तो यहाँ पर जो कवि अज्ञे हैं उनका ये कहना है कि हम मछली के बाहरी जो सुंदर रूप है उसको देख रहे हैं, जो कि एक कांच के बर्तन में हमें बंद दिखाई देती है। वह जो मछली है वो वहाँ सांस लेने के लिए जो है हाँप रही है। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक तो हमारा रूप तृषा यानी कि सुंदरता को देखने का लालच, जिस लालच में हमने उस मछली को कैद कर रखा है, और दूसरा है कांच के पीछे मछली की जो जिजीविषा है यानी कि उसके जीने की तड़प और संघर्ष, ये हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसे एग्जाम्पल से समझो कि जैसे हम पिंजरे में बंद किसी पक्षी को देखते हैं
और वाह वाह करते हैं कि कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी सुंदरता को तो देखते हैं पर ये भूल जाते हैं कि वो जो पक्षी है वो अपनी आज़ादी के लिए कितना तड़प रहा है। और यही जो तनाव है, ये नई कविता का असली अर्थ हमें यहाँ पर बताता है। इस पर अज्ञेय की टिप्पणी है, जीवन स्वप्नों और आकारों का एक रंगीन और विस्मय भरा पुंज। हम चाहें तो उस रूप से ही उलझे रह सकते हैं, पर रूप का यह आकर्षण भी वास्तव में जीवन के प्रति हमारे आकर्षण का प्रतिबिंब है। जीवन को सीधे ना देखकर हम एक कांच में से देखते हैं तो हम उन रूपों में ही अटक जाते हैं जिनके द्वारा जीवन अभिव्यक्ति पाता है। अब यहाँ पे अज्ञेय ने बताया कि हमारा ये जो जीवन है वो सपनों और अलग अलग आकारों का एक रंगीन ढेर है। अक्सर हम क्या करते हैं, बाहरी सुंदरता को देखकर उसमें खो जाते हैं। वह एक बहुत बढ़िया बात ये भी कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को सीधे देखने की बजाय किसी कांच के माध्यम से देखते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो उस कांच के जो पीछे के रूप को देखने में लग जाता है। हम असल ज़िंदगी की जो गहराई है उस तक पहुंच ही नहीं पाते, यानी कि हम सिर्फ बाहरी दिखावे को ही सच मान लेते हैं, उसके भीतर जाकर असल सच्चाई को हम बिल्कुल भी नहीं देखते। अज्ञेय की इस टिप्पणी का सहारा लेकर डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र को हाँफती हुई मछली थिरकती हुई दिखाई देती है और लय बोध का अतिरिक्त उत्साह जिजीविषा शब्द में मछली की तरंगायित आकृति के अनुरूप वलियत उच्चारण तक सुन लेता है। क्या यह असंगति रूप और भाव को अलग अलग करके देखने वाली द्वैत दृष्टि का परिणाम नहीं? अब क्या हुआ, नामवर सिंह आए, उन्होंने क्या किया, डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना की और ये कह दिया उस पर कि कविता में जो मछली है ये हाँप रही है, यानी कि संघर्ष कर रही है, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र को उसके उत्साह में जो है थिरकती हुई या नाचती हुई मछली दिखाई दे रही है। यहाँ पर नामवर सिंह कहते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। गलती यहाँ पे ये है कि जो नगेंद्र है उन्होंने क्या किया, रूप और भाव को अलग अलग करके यहाँ पर देखा है, यानी कि उन्होंने यहाँ सुंदरता और मछली का जो असली दर्द है उसको बिल्कुल अलग करके देखा है। आगे देखें, स्पष्ट है कि नई कविता के संदर्भ में शाश्वत तत्व के रूप में अनुभूति का नाम लेना ही काफी नहीं है, ना काफी ही नहीं बल्कि भ्रामक है। अज्ञेय को प्रसाद के अत्यंत निकट मानते हुए भी श्री विजय देव नारायण शाही ने दोनों कवियों को दो ठोस उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि अनुभूति शब्द समान होने पर भी उसका अर्थ भिन्न हो गया और उसी के साथ कविता का मूल धर्म क्या है इसकी परिभाषा भी। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमें बताया गया कि नई कविता को समझने के लिए जो है सिर्फ अनुभूति शब्द कह देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये जो शब्द है ये बहुत उलझाने वाला यहाँ पे हमें दिखाई देता है। एक विद्वान रहे विजय देव नारायण शाही, इन्होंने कहा कि भले ही जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय इन दोनों ने क्या किया, अनुभूति शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन इन दोनों के लिए ही इस अनुभूति शब्द का जो मतलब है वो बिल्कुल अलग अलग है। इसी बदलाव की वजह से क्या हुआ, पुरानी कविता और आज की ये जो नई कविता है इसकी पूरी परिभाषा ही हमें बदलती हुई दिखाई देती है। अब जो कविता का मुख्य काम है वो सिर्फ आनंद देना नहीं, बल्कि हमारे जीवन की जो कड़वी सच्चाई है उसको महसूस करवाना है। विजय देव नारायण शाही ने छायावादी कविता की मनोभूमि और अनुभूति का प्रश्न नई कविता की मनोभूमि और अनुभूति के बदलाव को समझाने के लिए उठाया। कामायनी के बाद हिंदी कविता का अगला चरण इसी प्रश्न से शुरू होता है, जिस समरसता को प्रसाद जी ने अनुभूति से दर्शन में बदल दिया, उसे कैसे दर्शन से अनुभूति में बदला जाए। समरसता का दर्शन या निर्वैयक्तिक अनुभूति, इस प्रश्न को जिस व्यक्ति ने पूछा उसका नाम था अज्ञेय। अब क्या हुआ, विजय देव नारायण शाही जो है वो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि छायावाद को अगर हम देखें जैसे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी, और हम वहीं आज की कविता को देखें तो इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो जयशंकर प्रसाद ने क्या किया, जीवन के अनुभवों को एक दर्शन या हम कहें ऊंचे विचारों में बदलने का काम किया, लेकिन अज्ञेय ने क्या किया, इसके उलट उनसे सवाल पूछ लिया। अज्ञेय का कहना ये था कि हमें महान दर्शन नहीं चाहिए, बल्कि हमें जो है उस अनुभव या हम कहें उस अनुभूति को फिर से जीना है जो कि वह असल में होता था। यानी कि अज्ञेय ने क्या किया, दर्शन से वापस अनुभव की ओर लौटने की बात यहाँ पर की है। आगे देखें, अज्ञेय हिंदी कविता के पहले प्रश्नाकुल आधुनिक कवि हैं, तर्कशील विवेक वयस्क बौद्धिक कवि। अज्ञेय ने कहा कि कवि के सामने शब्द या नया अर्थ भरने की चुनौती रहती है, क्योंकि निरंतर प्रयोग से शब्द में बासीपन आ जाता है। नया कवि वही है जो शब्दों में नए अर्थ की प्रतिपत्ति करे।
आगे की इसी बात को शाही जी ने इस ढंग से उठाया कि मूल बात यह है कि नई कविता अभिव्यक्ति नहीं है, निर्मित है। अब ये जो आगे थे ये बहुत ही बुद्धिमान और तर्क करने वाले कवियों में आते थे। आगे का मानना ये था कि जब भी हम किसी एक शब्द को बार बार इस्तेमाल करने लग जाते हैं उससे वो शब्द बासी हो जाता है, और अगर शब्द बासी हो जाता है तो वो अपना असर भी खो देता है। इसीलिए एक सच्चे कवि का काम है कि वो पुराने शब्दों में भी हमेशा ही कुछ नया भरने का प्रयास करता रहे। तो यहाँ पर शाही जी कहते हैं कि नई कविता जो है वो सिर्फ मन की बात बाहर निकालना नहीं है, बल्कि शब्दों को एक नए तरीके से बनाना या निर्मित करना भी जो है नई कविता की महत्वपूर्ण बात है। इस निर्मिति में नई कविता तरंग के रूप में स्ट्रक्चर में बदल देती है, जैसे हीरे का क्रिस्टल हो। इस दृष्टि को और स्पष्ट करने के लिए शाही जी ने शमशेर की काव्यानुभूति की बनावट शीर्षक निबंध में कहा, नई कविता की बहसों में यह मान्यता अंतर्भुक्त ही है कि न सिर्फ कविता का ऊपरी कलेवर बदलता है या नए प्रतीकों या बिंबों या शब्दावली की तलाश हुई है, बल्कि गहरे स्तर पर काव्यानुभूति की बनावट में ही फर्क आ गया है। लेकिन बहस में इस पर बल कम दिया गया। इस पूरी बहस में यह माना गया कि काव्यानुभूति के बदलते हुए स्वरूप को समझे बिना और कविता की बनावट या संरचना को ध्यान में रखे बिना आज कविता की कोई भी परिभाषा अधूरी रहेगी। अब यहाँ पे एंड में जो है विजय देव नारायण शाही ने ये कहा कि नई कविता जो है वो किसी लहर की तरह हमें बदलती हुई दिखाई देती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नई कविता जो है वो हीरे की तरह एक मजबूत ढांचा है। और इस पर शमशेर बहादुर सिंह की एक कविता का उदाहरण भी वो देते हैं कि नई कविता में जो है वो सिर्फ बाहरी शब्द या प्रतीक नहीं बदलते, बल्कि कविता को महसूस करने का जो तरीका होता है वो भी अंदर से बदल दिया जाता है। तो अगर हम आज की कविता को अगर समझना चाहते हैं तो हमें उसकी इस नई बनावट और उसका ये जो नया ढांचा है इस पर ध्यान देना होगा, वरना हमारी ये जो समझ है नई कविता को समझने की वो अधूरी रह जाएगी। तो ये जो था हमारा आज का टॉपिक था। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के निष्कर्ष को जानेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।